हम्म। अच्छा, तो बहरहाल आज का जो मेन सब्जेक्ट था, वो मेन सब्जेक्ट जो हमारा वो है जो पाकिस्तान के अंदर अभी शुरू हुआ है, अमेज़ॉन और वर्सेस ईबे, और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हमने करनी है और उसमें क्या, उन दोनों में फ़र्क क्या है और डिजिटल मार्केटिंग में उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। अच्छा, तो जो मेन एरिया है वो मेन एरिया वही है डिजिटल मार्केटिंग का। लास्ट टाइम मैंने समझाया था, बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया था, तो आज हम उसी को लेके आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे तो ये कि मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी आए ही नहीं हैं क्लास के अंदर, लेकिन ये कि जो लोग आ चुके हैं उनका हक है कि हम शुरू कर दें अपनी क्लास को। ठीक है, ही होगा। तो देखो, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, जो समझने की है, वो समझने की ये है कि डिजिटल मार्केट प्लेसेस के अंदर हमें अपने आप को, अपनी प्रेजेंस को कैसे बनाना होता है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे कि आज हम दो चीज़ों को लेकर साथ साथ चलेंगे। एक, सबसे पहले ये कि लिस्टिंग किस तरह से की जाती है। फिर आपने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, तो एक जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसका बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या होंगी। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग सब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, तो इस कोर्स के एंड में आपको फ़ायदा क्या होगा। क्या आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वर्चुअल असिस्टेंट जिसको कि ईबे पे लिस्टिंग करना आती है, सिर्फ़ वो बन जाएँगे, या अमेज़न पे लिस्टिंग करना आती है वो बन जाएँगे, या आप कुछ पैसे भी अर्न कर सकेंगे। तो हम आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो ये अब आपके अपने ऊपर है कि आप उसको किस तरह से लेके चलें। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ईबे लिस्टिंग, क्योंकि जो लिस्टिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो हमें समझनी है कि कैसे हम लिस्टिंग करते हैं। और जो लिस्टिंग है उसको देख करके फिर उसके बाद हम आगे फर्दर डिस्कस करना शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम अपना ईबे का वो खोल लेते हैं, जो भी हमारे पास ईबे को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आज हम पहली दफ़ा कोई चीज़ लिस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले बहुत सारी चीज़ें लिस्ट हुई हुई हैं, मगर मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एक दफ़ा खुद भी देख लें। सर अस्सलाम वालेकुम, अम्मार साहब इज़ हियर एंड आई वुड लाइक हिम टू से समथिंग एंड व्हेन ही इज़ हियर। सर बहुत शुक्रिया आपका, हमेशा आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है पाकिस्तान के लिए, और मैं हमेशा आपकी तरफ देखता हूँ एक ऐसे शख्स की तरह जो लंदन के एनवायरनमेंट में रह के पाकिस्तान के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, बस मैं आपकी बात सुनना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा, तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि अभी हमने जो है ना लिस्टिंग करनी है। तो अब हम सबसे पहले जब तक हमें समझ नहीं आएगा कि लिस्टिंग कैसे की जाती है, क्या चीज़ किस तरह से होती है, हम उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकते इसके अंदर। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे कि अब ईबे में सबसे पहले आप लोग अपने अपने अकाउंट क्रिएट कर लें। अच्छा जी, अब पाकिस्तान से क्या ईबे का अकाउंट बन सकता है या नहीं बन सकता। अमेज़न ने तो शुरू कर दिया, ईबे ने आपको कभी मना नहीं किया अकाउंट बनाने के लिए। ये चीज़ आप समझ लें, आप सब लोग अपने अपने ईबे के अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ अकाउंट बना सकते हैं, बाइंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें जिसमें जो सेलर है वो इंटरनेशनल सेलिंग अलाउ करेगा। अगर एक सेलर आपको इंटरनेशनल सेलिंग अलाउ करेगा कि वो इंटरनेशनली डिस्पैच करेगा, तो जब से ब्रेग्जिट हुआ है, ब्रेग्जिट के बाद से कुछ चीज़ों को तब्दीली हो गई है। ब्रेग्जिट की वजह से ये हुआ है कि पहले यूरोपीय यूनियन के अंदर जो चीज़ें जाती थी उन चीज़ों के ऊपर कोई वो नहीं होता था, कोई टैक्स वगैरह नहीं होता था, क्योंकि यूरोपीय यूनियन और यूके के बीच में, यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये एक एग्रीमेंट था कि कोई टैक्सेस वगैरह नहीं लगते थे। तो ग्लोबल अगर कोई चीज़ अदर देन यूरोपीय यूनियन या कहीं और से आ रही है तो उसके ऊपर तो टैक्सेस होते थे, मगर अगर एक दफ़ा वो आ गई, यूरोपीय यूनियन में आ गई या यूके आ गई, तो फिर अब वो कहीं पर भी भेजें तो उसमें कोई टैक्स नहीं होता था। तो ट्रेड फ्री था सारा, जिस तरह से यूरोप में। तो हम क्या करते हैं इस वक्त कि अगर हम जर्मनी में कोई चीज़ मंगवाते हैं, तो अगर हमने वहाँ से कोई चीज़ सेल की और हमने फ्रांस भेजनी है, स्पेन भेजनी है, कहीं भी भेजनी है, यूरोपीय यूनियन के जितने ममालिक हैं 18 कंट्रीज़, उनमें जिस मुल्क में भी भेजना है उसमें आपके पास कोई टैक्स नहीं लगेगा उसके अंदर। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वेरी कर सकती है, मगर वो भी बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती।
मगर टैक्सेस कोई नहीं होते। अब इन्होंने टैक्सेस लगा दिए, तो अब ईबे ने एक प्रोग्राम शुरू किया, उसका नाम है ग्लोबल शिपिंग। तो हमें नहीं पता चल पाता कि वो ग्लोबल शिपिंग में क्या ऑफ़र कर रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें सेल कर रहा हूँ, और जो मैं चीज़ें सेल करता हूँ तो उसके अंदर जब हमने कस्टमर से बात होती है तो वो पता चलता है कि जी हमने रखे हैं 3 पाउंड उसकी डिस्पैच प्राइस, मगर ईबे उनसे चार्ज कर रहा है 17 पाउंड, और 17 पाउंड वो पे करते हैं। तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, उस चीज़ की प्राइस प्लस शिपिंग कॉस्ट प्लस यूरोपीय यूनियन के टैक्सेस डाल देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि टैक्स जो अमाउंट क्या है, जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी उतने ज़्यादा पैसे वो चार्ज करते हैं, और वो 20% वैट वगैरह ले लेते हैं जो यूरोपीय यूनियन के लिए, और जो आप भेज रहे होते हैं वो अलग होते हैं। लेकिन जो हम सेलर्स हैं, यूके के सेलर्स हैं, हमारी प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें वही पैसे मिलते हैं, वही प्राइस मिलती है जो कि हमने अपने उस पर लगाई हुई होती है। उसमें शिपिंग चार्जेस भी हमें वही मिल रहे होते हैं, और ईबे उसके अंदर वैल्यू ऐड करके उनसे पैसे ले लेता है। अच्छा, एक तो ये, तो अब अगर आप कोई चीज़, कोई अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपका अकाउंट 100% बन जाएगा ईबे पे, उसमें कोई आपको इश्यूज़ नहीं आएंगे। लेकिन जो सेकंड चीज़ होगी, वो सेकंड चीज़ ये होगी कि आप सिर्फ बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग नहीं कर सकते, कि बिकॉज दे डू नॉट अलाउ यू टू सेल। हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि आप लोग वर्चुअल असिस्टेंट बनने जा रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो नॉर्म्स हैं, ताकि आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर सकें। देखिए, आपके पास 3-4 चीज़ें हैं। आप सर्विस प्रोवाइडर बनने जा रहे हैं, आप एक डिजिटल सेल्समैन बनने जा रहे हैं। जो डिजिटल सेल्समैन है, उसका जो बेसिकली काम ये है कि वो अपने ओनर को गाइड भी करे। वैसे तो नॉर्मली ये होता है कि लोगों को पता होता है सारा कुछ, तो वो तो सिर्फ इसलिए रखते हैं कि हमें लो कॉस्ट में एक बंदा मिल जाए काम करने वाला। अब जैसे एक लिस्टिंग है, उसको लिस्टिंग को लगाने के लिए जो हमारा टाइम लगता है, नॉर्मली आधा घंटा लग जाता है, आधा घंटा। अगर वो चीज़ बिल्कुल सिंपल लगानी है तो अलग बात है, लेकिन अगर प्रोफेशनली आपने उस चीज़ को लगाना है तो उसमें फ़र्क पड़ता है, उसमें हाफ एन आवर लग जाता है। मैं ये भी बताऊंगा इसमें कि प्रोफेशनली जो लिस्टिंग होती है उसमें और ऑर्डिनरी लिस्टिंग में क्या फ़र्क होता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि इसके ज़रिए से आपको ये पता चलता है कि आपकी विजिबिलिटी कितनी अच्छी है। तो अगर एक शख्स आपकी प्रोडक्ट को देखता है, फिर उसकी डिटेल में जाता है, जब वो डिटेल में जाता है तो फिर वहाँ से उसको पता चलता है कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा हुआ है सिलसिला, और ये सही है। और उसके अंदर पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, उसमें वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, और ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो कि नॉर्म्स हैं, जो प्रेजेंटेशन के नॉर्म्स हैं, वो उसका वर्चुअल असिस्टेंट से कोई ताल्लुक नहीं, मगर आपकी नॉलेज में चीज़ें होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन के नॉर्म्स में जब तक आप अपनी बात को वाज़ेह और क्लियर तरीके से किसी को नहीं समझाएंगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा। एक दूसरे, हर शख्स चाहता है कि अच्छी और गुड लुकिंग चीज़ों को पे तवज्जो दे, वो देखिए वो अच्छी और गुड लुकिंग चीज़ों की तरफ जाए, ना कि वो जाए किसी ऐसी चीज़ के ऊपर जिसमें चोड़ मोड़ हुई भी। तो एक साहब ने जीन्स लगाई और उन्होंने बस अपने बिस्तर पे रखी, जीन्स खोल करके उसकी तस्वीरें खींची और खींच करके भेज दी, और वो जो चादर थी वो डार्क कलर की थी, और जो जीन्स है उसका कलर तुम लोगों को पता है, नॉर्मली नेवी ब्लू होता है। तो वो उसमें अमलगमेट हो गई। वो कहते थे आइटम बिकते नहीं है इतने, तो जब उनकी लिस्टिंग देखी गई तो उनकी लिस्टिंग में प्रेजेंटेशन का फ़र्क था। अच्छा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कंटेंट बेस्ड होते हैं, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कंटेंट बेस्ड नहीं होती, वो प्रोडक्ट नीड बेस्ड होती हैं। मसलन इनमें भी, इसमें भी क्या फ़र्क है। देखो, जब कोई ड्रामा बनता है ना, तो ड्रामे के अंदर जो कैमरा इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें ड्रामे में आपने एक प्रेजेंटेशन बनानी होती है, एक सीन क्रिएट करने होते हैं। वहाँ पे लोग चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं वो अच्छी दिखें, और जो लोग हैं, जो मॉडल्स हैं, वो भी चाहते हैं कि वो अच्छे नज़र आएँ। अब उसके अंदर अगर आप एक बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म का कैमरा, कोई लाइटिंग अरेंजमेंट नहीं होगी तो क्या होगा कि अब जब नहीं होगी अरेंजमेंट तो क्या होगा, उसमें होगा ये कि फिर आप की पिक्चर्स अच्छी नहीं आएँगी, तो लोगों को इतना पसंद नहीं आएगा। लेकिन वो कंटेंट, लेकिन इसके बरक्स अगर एक न्यूज़ है, तो वहाँ कंटेंट का मसला है, वहाँ कंटेंट चाहिए, वहाँ पे कोई ये नहीं चाहिए कि ये फ़ोटोग्राफ़ी कितनी अच्छी हुई। अब खुदा ना ख़ास्ता जैसे कि फ़लस्तीन के अंदर बम्बार्डमेंट हुई, तो वहाँ ये ज़रूरी थोड़ी है कि कोई बेहतरीन किस्म के कैमरे से शूटिंग की गई हो, वो ड्रामा थोड़ी चल रहा है। तो वो कंटेंट था, तो कंटेंट जो है वो इम्पोर्टेंट था, तो लोग उसको देखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी हाल में, क्योंकि उन्होंने उसकी पज़ीराई नहीं करनी कि ये इतना अच्छा था।
लेकिन ड्रामा, तो इसी तरह से प्रोडक्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी जो कंटेंट बेस्ड होती हैं, जिनके कंटेंट जो है ना वो अच्छे होने चाहिए। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आपने जीन्स, टी शर्ट और इस किस्म की किसी चीज़ की सेल की और आपने उठा करके एकदम से ऐसी उल्टी सीधी तस्वीर लगा दी, या उनको कोई बहुत ज़्यादा गौर फिक्र नहीं किया कि उसमें लाइटिंग अरेंजमेंट, उसमें विजिबिलिटी कितनी अच्छी है, तो क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी या वो उसकी इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, अब जीन्स, कपड़े, ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें इंसान पहनता है अपने उसके लिए। मैं एक सेकेंड, हाँ, जस्ट होल्ड 1 सेकेंड। ये कोई, मैं एनोटेशन बंद कर दूं क्योंकि ये somebody is just as usual playing around with this। ठीक है। एक सेकेंड। अच्छा, ये क्लास के बीच में ना जिस किसी ने भी अभी एनोटेशन यूज़ की, प्लीज़ डोंट डू इट, क्योंकि वो जो है फिर डिस्टर्ब होती है पूरी क्लास। एनीवे, तो वी आर गोइंग बैक टू आवर स्क्रीन शेयर अगेन। ठीक, वो मैं एनोटेशन यहाँ से बंद कर दी। अच्छा, अब होता क्या है बेसिकली कि जब आप आते हैं ना इस काम में, तो अब आपको जो है ना, जो लिस्टिंग करनी है उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, जब प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, और ये तो बिल्कुल सीधी सी कॉमन सेंस की बात है। तो वो एक बिल्कुल अलग फील्ड है कि पिक्चर्स को किस तरह से खींचना है, सारा कुछ करने का। अच्छा, फिर जो आप लोगों में से ज़्यादातर लोग इस वक्त जो भी वर्चुअल असिस्टेंट बन रहे हैं, वो जाएंगे, लोगों को ऑफ़र करेंगे कि भाई हमारी ये सर्विसेज हैं और हम ये काम कर सकते हैं और हम ये काम आपको करके दे सकते हैं, आपकी लिस्टिंग कर सकते हैं। तो एक आदमी आपको क्यों एंगेज करेगा? तो उससे एंगेज इसलिए करेगा कि उसने अपना टाइम सेव करना है। अब मैं जैसे यूके में हूँ इस वक़्त, ठीक? अब हर शख्स, मैं एक कॉमन आदमी की बात करता हूँ, एक नॉर्मल आदमी जो कि जिसने कोई ग्रेजुएशन की हो या पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, तो उसकी लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ यूके एंड यूरोप को इस तरह से किया जाता है कि वो देखते हैं कि इस शख्स की कितनी आमदनी होनी चाहिए जिससे ये बगैर किसी तकलीफ के अपना घर चला सके और एक मुनासिब ज़िंदगी गुजार सके। तो वो लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से मिनिमम वेज गवर्नमेंट डिफाइन कर देती है। तो गवर्नमेंट ने इस वक्त जो रखा हुआ है वो 8 पाउंड मिनिमम रखा हुआ है पर आवर। तो 8 पाउंड मिनिमम पर आवर प्लस उसके ऊपर से जो उसको टैक्स दिया जाएगा वो मिलेगा। तो एवरेज सैलरी किसी भी जगह किसी भी शख्स की जो है वो 12 पाउंड से कम है ही नहीं, यानी मिनिमम 12 पाउंड तो मिलते ही हैं। अब 1 घंटे के 12 पाउंड है और वो 8 घंटे काम कर रहा है, तो तकरीबन 100 पाउंड उसको मिल रहे हैं। 100 पाउंड होते हैं पाकिस्तानी 20,000 रुपये। अब वो काम कर रहा है तो वो उसके पास तो इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ करके चीज़ों को लगाए। तो वो कहते हैं अगर मुझे पाकिस्तान से एक आदमी 200 पाउंड पर मंथ पे मिल रहा है तो मैं व्हाई नॉट आई शुड गो फॉर 200 पाउंड्स पर मंथ। मैं 200 पाउंड पर मंथ पे बंदा क्यों ना अपने पास एंगेज कर लूँ और मैं उसको ये काम दे दूँ सारे के सारे और वो अपने काम करना शुरू कर दे। तो उससे क्या होगा कि उसका टाइम बच जाएगा और वो अपने काम में टाइम लगाएगा। वो तो 20,000 रुपये पर डे कमा रहा है, उसने अगर 2 दिन की भी आपको सैलरी दे दी तो जो उसका एक्स्ट्रा वर्क है, यानी कि वो जो डिजिटल सेल कर रहा है, अगर वो बिजनेस नहीं है, यानी एक एक होता है बिजनेस है, टिपिकली बिजनेस ही उसका ऑनलाइन सेलिंग है और सारे 24 घंटे काम ही यही करता है, तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर वो कहीं जॉब करता है, कोई और काम करता है और पाकिस्तानी है या कोई भी है जो गोरा है कोई भी, तो उसको एक असिस्टेंट मिल जाता है 200 रुपये में, 200 पाउंड में, जो कि उसकी 2 दिन की सैलरी बनती है। वो आपको दे देता है और आप पूरे महीने उसके लिए काम करते हैं, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर वो आपसे चाहता क्या है इसके में? उसके वजह चाहता है कि आपको डिजिटल लिस्टिंग आती है, आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता हो, आपको नॉर्म्स का पता हो और आपके पास जो है ये प्रेजेंटेशन स्किल्स हों जिसके ज़रिए से आप अच्छी तरीके से प्रोडक्ट्स को वहाँ पे लिस्ट कर सकें। तो वो चीज़ें जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अच्छा, अब आपको कोई जॉब देगा नहीं, उस वक्त तक नहीं देगा जब तक आपके पास रेफरेंस नहीं होंगे। रेफरेंस का मतलब क्या है कि जब तक आपने लिस्टिंग नहीं की होगी।
अगर आपने कुछ चीज़ों की लिस्टिंग की हुई है, आपने किसी जगह कोई ईबे आईडी आपके पास मिली जिस पे आपने लिस्टिंग की, तो आप उसको अपना रेफरेंस देंगे। देखिए आप जाते हैं जॉब पे करने, तो जॉब पे क्या होता है कि जॉब वाला बंदा आपसे ये कहता है कि भाई आपने पहले कहाँ काम किया, तो आप बताते हैं मैंने फलानी कंपनी में काम किया है, फलानी कंपनी में काम किया है और मेरे पास ये एक्सपीरियंस है। तो वो फिर उन कंपनियों से या तो नोन होता है, नहीं होता तो वहाँ पूछते हैं वहाँ क्या किया है, तो उससे उसको पता चल जाता है कि ये मैं इसको इतने पैसे दूंगा तो ये वर्थ भी करता है नहीं करता। तो आपने इस कोर्स के एंड होने से पहले पहले अपने लिए लिस्टिंग प्रैक्टिस ज़रूर शुरू कर देंगे हर हाल में। वो हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस कर लेंगे कि उसका क्या तरीक़ेकार होगा, आपको कैसे प्रोवाइड की जाएगी लिस्ट करने के लिए इस वो जो आइडिया। हमने जितने प्रीवियस कोर्सेज कराए उसमें हमने लोगों को लिस्टिंग करने के लिए दिया और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं वो। मेरे पास एक लड़का है अहद, उसने कोई लास्ट से लास्ट जो हमारा बैच था उसके अंदर काम किया था। लास्ट मंथ उसकी 3000 पाउंड की सेल हुई, 6.5 लाख रुपए की सेल हुई है और जो कि उसने की और डिजिटली वो उसकी जो फील्ड थी वो मैं पहले बता चुका हूँ। लास्ट क्लास में भी उसकी जो फील्ड थी वो बिल्कुल अलग थी, वो लेदर गारमेंट्स वाला काम कर। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी इसी तरह से चीज़ों को सीखो, समझो, प्रोडक्ट को सेलेक्ट करो और उसके बाद उसकी लिस्टिंग करने के मेथड्स को सीख लो। फिर उसके बाद तुम्हारे पास ये है कि एक स्किल आ जाएगी तो तुमको वर्चुअल असिस्टेंट का काम भी मिल सकता है। सेकेंडली आप ईबे और उस पर लिस्टिंग कर सकते। अच्छा, दूसरी चीज़ आजकल एकदम से ना एक बज़वर्ड क्रिएट हो गया। मैं ज़्यादा तुम लोगों को चीज़ें इसलिए डिफ़ाइन कर रहा हूँ क्योंकि इस वक़्त पाकिस्तान की एक जो पाकिस्तान का नाम है वो फ्रीलांसर्स के अंदर टॉप 4th यानी जो कंट्रीज़ हैं जहाँ से कि सबसे ज़्यादा फ्रीलांसर्स आ रहे हैं, उनमें आता है। क्यों? आबादी बहुत ज़्यादा है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, तो दुनिया की गुंजान तरीन आबाद ममालिक में से हैं कि 20-22 करोड़ लोग मौजूद हैं वहाँ पे, जो हैं बहुत बड़ी मार्केट है। ख़ासकर कराची जो है वो दुनिया के एक जो बड़े शहर आते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है उनमें शामिल होते हैं। बॉम्बे है, कराची है, न्यूयॉर्क वगैरह, उससे बहुत कम आबादी है। लंदन की आबादी तो कराची की आधी है। तो ये समझो कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलस सिटीज़ हैं और इनमें जितना पॉपुलस होता है उतना ज़्यादा लोग होते हैं, तो बिज़नेस उतने ज़्यादा वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। मगर इसी हिसाब से क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हमारे पास जो यूथ है उसके लिए जॉब्स कम है पाकिस्तान के अंदर, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो फिर फ़ॉरेन की तरफ देखते हैं। तो वो क्या फ्रीलांसिंग की जो भी डिजिटल सर्विसेज़ हैं वो प्रोवाइड करें। तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप कोर्स कंप्लीट होने से पहले हम लिस्टिंग आपसे करवाएं। हर शख्स कम से कम 1-1, 2-2, 3-3 दफ़ा लिस्टिंग ज़रूर करे और जब वो लिस्टिंग हो जाए, उसको एक्सपीरियंस हो इस चीज़ का, तो वो समझता हो चीज़ों को, तो फिर जब वो अपना प्रोफाइल प्रेजेंट करेगा तो वो बताएगा कि मैंने फलाने के साथ काम किया है, मैंने फलानी कंपनी से सर्टिफिकेशन की हुई और मैं ये लिस्टिंग जानता हूँ और मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक, तो हमारा टारगेट यही है। तो अब हम अपने उस पर अच्छा, जो मैं बात कर रहा था वो बात ये कर रहा था कि एक बज़वर्ड क्रिएट हुआ है। बज़वर्ड क्या क्रिएट हुआ है? बज़वर्ड क्रिएट हुआ है कि अमेज़न पाकिस्तान के अंदर उसने कहा जी अमेज़न ने काम करना शुरू कर दिया। तो बहुत अच्छी बात है, अमेज़न ने काम करना शुरू कर दिया। अब इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं? तो बजाय इसके कि मैं ये कंपेयर करूँ कि पिछले टेन्योर के अंदर पिछले 2, 3, 4 साल से लोगों को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेवकूफ़ बनाया गया है इस नाम पे कि जी अमेज़न पे सेल करें और कोर्सेज़ बेचे जाते हैं। तो कोर्स देखो, कोर्स बेचने में कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती कि हो सकता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ना हो, तो 1 टू 1 आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो कोर्स बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो आप सीख लेते हैं, फिर उससे आपको हेल्प मिलती है, आपका कोई मेंटर बन जाता है जो आपको चीज़ें सिखा रहा होता है, वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। मगर इसके बरक्स अगर आपको कोई शख्स ये कहे कि मैं इस तरह से करके और 2 नंबर तरीके से तुम्हारा मैं अकाउंट क्रिएट करा दूँगा अमेज़न पे, तो वो गलत है। उसके नुकसानात क्या होते हैं, वो भी हम समझ लेते हैं थोड़े से, और अब उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि अब आप जब आगे जाएँगे काम करने के लिए, तो आपको ये चीज़ें सब पता होनी चाहिए और आप बेहतर तौर पे अपनी जिसको सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हो, उसको गाइडलाइन दे सकें या उसकी इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो कर सकें। अच्छा, अब उसमें क्या होता है बेसिकली कि अगर फ़र्ज़ किया कि आपने अमेज़न का अकाउंट पहले खोला था, तो वो आपसे कहते थे कि जी आप वर्चुअल ऑफ़िस लें। अब वो उनके बैकड्रॉप में उनका अपना ही एक सिलसिला था, उसके ज़रिए से वो देते थे आपको ऑफ़िस।
फिर आपसे कहते थे कि जी आप ये आईपी चेंज करना पड़ेगी आपको, आईपी के लिए फ़लानी आईपी आप लें और फ़लाना सॉफ्टवेयर लें, उसके ज़रिए से होगा, उसके पैसे वो अलग पर मंथ चार्ज करते थे। और फिर उसके बाद कंपनी खुलवा के देते थे, सारा कुछ करते थे। खुदा ना खास्ता आपने माल भेज दिया, किसी किस्म की कोई कंप्लेन आ गई, कुछ और हो गई, आपके पैसे उन्होंने ब्लॉक कर लिए, आप कहाँ जाएँगे? आप कहीं नहीं जा सकते, आपका कोई राइट ही नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही इल्लीगल तरीके से जो उनकी जो फुलफिलमेंट की रिक्वायरमेंट्स थी उसके अगेंस्ट जा कर के बाईपास किया और गलत रूप से आप एंटर हुए थे। तो कोशिश ये करो कि कभी भी इस किस्म की चीज़ में मत पड़ो, जो चीज़ लीगलाइज़ उसको करो। अच्छा, अब जब अमेज़न पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है और एक लीगल तरीके से अमेज़न काम कर रही है, तो अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मगर यहाँ पर भी हमें कुछ चीज़ों को समझना है। मैंने अभी एक नया मार्केटिंग के लिए एक हम करने जा रहे थे, तो हमने एक नई सिलसिले शुरू की। तो उसके अंदर हमने ये देखा कि बेसिकली हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि वो बड़े-बड़े अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करके और उसके बाद फिर उनको जो है ना लेके जाते हैं आगे और वो आपको इस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं जैसे कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो देखो कोई चीज़ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको थोड़ी-सी आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। लाखों, हज़ारों यानी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं जो कि फ्री वीडियोस है जिसके सब चीज़ें अवेलेबल हैं कि आप किस तरह से क्या करते हैं। अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ें आपके पास यहाँ आती हैं। एक तो वो जो अमेज़न का 2 नंबरी वाला रास्ता था वो तो ख़त्म हो गया। अब वो परेशान हैं क्योंकि मेरी किसी से बात हो रही थी, कहने लगा कि उनके ग्रुप्स में जिन लोगों ने उनके कहने के ऊपर सॉफ्टवेयर्स लिए थे, जिसके वो $40 पर मंथ पे कर रहे थे, वो कह रहे हैं हमारे पैसे वापस करें। इसलिए कि अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है या वो उसको यूज़ नहीं करना चाहते, वो परेशान हो गए। दूसरे जिन्होंने वर्चुअल ऑफ़िस बनाए थे, जो कह रहे हैं जी वर्चुअल ऑफ़िस का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, हमें वर्चुअल ऑफ़िस की क्या ज़रूरत है जब पाकिस्तान में अपना ऑफ़िस मौजूद है। जिन्होंने 69 पाउंड दे करके बैंक अकाउंट खोले थे, वो सब भी बेचारे उसमें आ गए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं और उसके अंदर कुछ लोगों ने अपने जो एड्रेसेस थे कि जी वो भाई का एड्रेस दे दें, किसी दोस्त का एड्रेस दे दें, जानने वाले का एड्रेस दे दें। जब आप एड्रेस देते हैं उसमें आप ये नहीं कहते कि मैं किसी का एड्रेस दे रहा हूँ या मैं इनके रेफ़रेंस से दे रहा हूँ। आप कहते हैं मैं यहाँ रहता हूँ। तो उनके पासपोर्ट्स के ऊपर जब वो अप्लाई करने जाते हैं ना, तो जब हाउस ऑफ कंपनीज़ के अंदर उनका सर्च में जाता है और वो डिफ़ॉल्ट पे होते हैं, तो जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ पे। फिर वो उनको कहते हैं कि जी आप ऑलरेडी हो करके आए हैं और लेकिन आपने कोई 2 नंबरी की हुई। वो बहुत सारे मसले-मसाइल थे जो अब ख़त्म हो गए। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है अमेज़न के ऊपर और आप लोग अमेज़न पे काम करें। अमेज़न के लिए मैं पूरी एक अलग लेक्चर पूरा दूँगा जिसके अंदर कि अमेज़न में किस तरह से करते हैं वो करेंगे। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक था वो ये चीज़ें समझनी है हमने कि हम जो भी काम करें लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए काम करें। हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इस कोर्स के एंड होने के ऊपर हमारे पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हमने जो भी चीज़ें लिस्टिंग की हुई हो ताकि हम किसी के पास अगर जाएँ कि भाई हम आपके लिए वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, तो वो आप उसको रेफ़रेंस दे सकें, ठीक? ये 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हो गई। तीसरी चीज़ आपको लिस्टिंग आनी चाहिए। मैं एक दफ़ा यहाँ पे अभी करूँगा, आपको दिखाऊँगा, आप देखेंगे कि लिस्टिंग किस तरह से होती है। उसके बाद ये होगा कि आप जो है सॉरी ये ज़रा कोई कीड़ा उड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे इस वक़्त मौसम बेहतर हो गया है तो वो परिंद जो वो होते हैं वो निकल के आना शुरू हो गए। एनीवे तो अब जब आप लिस्टिंग करेंगे ना उसके अंदर, तो लिस्टिंग करते वक़्त आपको लिस्टिंग भी आनी चाहिए। मैं आपको दिखा दूँगा, देखने से कुछ नहीं होता। अगर मैं तुमको कहूँ कि गाड़ी इस तरह चलती है, तुम गाड़ी चलाना सीख लोगे? नहीं सीख सकते ना। तो गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी को ड्राइव करना ज़रूरी होता है, फिज़िकल एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होना चाहिए। तो आप इसको देख सकेंगे लेकिन आपको फिज़िकल एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी। तीसरी चीज़, एक तो ये हो गया कि आपने अपनी कोशिश की वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे वर्चुअल सर्विसेज ऑफ़र करें। फिर आपको समझना है कि ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग कैसे की जाती है और ड्रॉप शिपिंग के लिए कहाँ पे हमने सर्च करना होगा चीज़ों को। ये इसके बाद मैं तुम लोगों को एक चीज़ और समझाऊँगा, वो समझाऊँगा कि जब आपने ड्रॉप शिपिंग कर ली, प्रोडक्ट लगा दी, तो आपको कुछ चीज़ें समझ लें। आपसे कहीं ज़्यादा पैसे आपकी डिजिटल कंपनी कमा रही होती है, जो ईबे हो गई, अमेज़न हो गई, एट्सी हो गई, विश हो गई और वॉलमार्ट हो गया और बहुत सारी और कंपनियाँ हैं जो आपसे कहीं ज़्यादा पैसे कमाती हैं। आप सिर्फ़ $1 या 1 पाउंड कमा रहे होते, वो आपसे कहीं ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं। तो आपको इस चीज़ को भी समझना होगा बहुत अच्छे तरीके से कि ये
किस तरह से आप मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ अपने आप को लेके जाएंगे। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अगली चीज़ की तरफ। अगली चीज़ हमारी ये कि फिर हम क्या करें। हमने कोर्स कर लिया, अब हमने जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया, जॉब नहीं मिली। अगर हमें वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते थे, हम वर्चुअल असिस्टेंट नहीं बन पाए, तो हम क्या करेंगे। तो क्या हम बस छोड़ देंगे उसके बाद? नहीं, क्यों छोड़ देंगे। आपके पास उसके बाद ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए से आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग और अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ठीक, वो हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर ये है कि हम इस वक्त जो है ये समझ लें कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप बहुत आसानी से एक मंथली इनकम अर्न कर सकते हैं आफ्टर नोइंग हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग। प्लस आपके पास जो ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनका यूज़ किस तरह किया जाता है और उनको यूज़ करके आप किन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। हमने एक देखते हैं हम, ये मैंने एक नया अकाउंट क्रिएट किया था अपने स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, उसके अंदर क्या हुआ, क्या था, हुआ ये था कि हमने ये किया कि जो भी हमारे स्टूडेंट होते थे, तो हमने ये देखा कि वो पहले शुरू के अंदर हमने सब कुछ गाइड कर दिया। हमने कहा नहीं, बस अब आप लोग अपना कोशिश करें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि वो बेचारे उनको नहीं मिल सका, उनको वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब्स नहीं मिल सकी। वो फ्रीलांसर पे भी गए, दूसरी जगह भी गए, हर जगह गए, इसलिए कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। तो फिर हमने ये नया तरीक़ाकार बनाया कि हमने एक, क्योंकि मैं यूके में हूँ, मेरे साथ ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं और मेरे पास और भी कॉन्टैक्ट्स हैं। यूएस में भी हमारा अपना ह्यूस्टन के अंदर हमने भी अपना वेयर हाउस बनाया और अब विंसन लॉजिस्टिक लॉन्च होने जा रही है, विच इज़ गोइंग टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून। यानी 4-5 दिन के बाद विंसन लॉजिस्टिक शुरू हो जाएगी। विंसन लॉजिस्टिक ये कर रही है कि जो लोग अमेज़न पे अपनी चीज़ें सेल करना चाहते हैं, उनको हम फैसिलिटी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और वो जो फैसिलिटी हम उनको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, वो ये करने जा रहे हैं कि आप सिर्फ प्रोडक्ट बताएं, अपनी बनाएं, आप अपना अमेज़न का अकाउंट क्रिएट कर लें और उसके बाद वो प्रोडक्ट अमेज़न तक किस तरह पहुंचानी है वो हमारा काम है। और उसके अंदर जो अकल की बात है, जो समझने की बात है कि अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं और सिर्फ अमेज़न पे सेल कर रहे हैं, तो आपकी सेलिंग वर्थ 1 होगी। ठीक, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट यूके पहुंच चुकी है और अमेज़न के वेयर हाउस में नहीं है, बल्कि आपने FBM किया है, फुलफिल बाय मर्चेंट, तो फुलफिल बाय मर्चेंट किया है या फुलफिल बाय FBA किया है, FBA होता है फुलफिल बाय अमेज़न। तो अगर आपने अमेज़न के थ्रू आपने फुलफिल करवाया है, तो क्या होगा कि वो उनके वेयर हाउस में रखी होगी। अगर कोई और शख्स, जैसे अब फ़र्ज़ किया कि ये हमज़ा है, हमज़ा ने जो है वो शूज़ वहाँ से भिजवाएँ सेलिंग करने के लिए, और लेदर शूज़ हैं, अच्छे शूज़ हैं, जो कि अच्छी शॉप्स के ऊपर 12-12, 15-15 हज़ार के बिकते हैं। तो ये इसने प्रोडक्ट बनवा कर भिजवाना शुरू कर दिया। अब इसका इरादा ये है कि ये इसको 60-70 पाउंड में बेचे, तो यानी हाफ प्राइस के ऊपर बेचे। अब 60-70 पाउंड में तो बड़े आराम से शूज़ बिक जाता है यहाँ पे, क्योंकि अगर अच्छा शूज़ होगा, डिज़ाइन अच्छा होगा और कलर कॉम्बिनेशन अच्छी होगी, तो लोग फ़ौरन ख़रीदते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास पैसा है। यहाँ पे जहाँ पे पर कैपिटा इनकम डेली की अगर 100 पाउंड होगी, तो आप ये समझें कि 100 पाउंड एक आदमी रोज़ कमा रहा है, तो वो अपने कपड़े भी अच्छे पहनता है, अपनी चीज़ें भी अच्छी करता है, अपनी सब चीज़ें अच्छे तरीके से रखता है, तो उसके लिए कोई इशू नहीं होता है कि 50-60 पाउंड के जूते या कपड़े वगैरह बनाए, कपड़े अच्छे ले, तो आप उसको अच्छे पैसों में बेचते हैं, कम पैसों में नहीं बेचते कपड़े के ऊपर। ठीक है, अब वो ये चाहता है कि वो उसने भेज दी। अब उसने भेज दी FBA के लिए। अब FBA में रखा है, वहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या होगी, जो डिलीवरी चार्जेज़ हैं, वो आपसे चार्ज करेगा अमेज़न। ठीक, हो गई बात। अब जहाँ उसने आपका सामान रखा है, तो वो उसके वेयर हाउसिंग के पैसे लेगा। अब फ़र्ज़ किया कि हमज़ा के जूते अभी नहीं बिकना शुरू हुए, क्योंकि उसकी नई उसने लिस्टिंग शुरू की थी, अभी वो बहुत पीछे है। मैं भी दिखाता हूँ किस तरह से कह रहा हूँ मैं। तो क्या होगा कि वो रखे रह जाएंगे और अमेज़न अपने पैसे चार्ज करेगा आपके वेयर हाउसिंग के, कि आपने वेयर हाउस में रखा हुआ है, उसके पैसे वो चार्ज करेगा। तो आपके लिए क्या होगा कि आपको पता ये चला कि अगर वो खुदा ना खास्ता 6 महीने तक उसकी क्वांटिटी पूरी नहीं बिकी, तो हमज़ा तो लॉस में चले गए। और ये होता है, और ये रेगुलर होता है। अगर जो बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी हैं लोगों की, जो कि इस तरह से शो कर रहे हैं
कि जैसे कि अगर आपने इस पे काम कर लिया, क्या नाम है उसका अपना, एक सेकेंड, अगर आपने इस पे काम कर लिया, क्या नाम है अपना, अमेज़न के ऊपर, तो जी आप पता नहीं कितने लाखों कमा लेंगे। तो मैंने एक वीडियो देखी, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जी वो साहब आए, उन्होंने कहा जी मैंने तो 40 लाख की गाड़ी खरीद ली 1 महीने में। पैसे कितने, 20 लाख रुपए लगाए थे, वो भी दोस्त से लेके लगाए थे, उसके वापस भी कर दिए और 40 लाख की गाड़ी भी खरीद ली। तो भाई अगर ऐसा हो रहा होता तो पूरी दुनिया ये करेगी। लॉस बहुत होते हैं लोगों को, बहुत सारे लोगों को लॉस होती है। और लॉस क्यों होती, इसलिए होती कि उनको पता नहीं होता। और वो सेकंड, जैसे ही आप जाएंगे और आप उनके पास प्रोफेशनल अकाउंट खोलेंगे तो वो आपसे 40 पाउंड्स, 39.99 पाउंड्स पर मंथ चार्ज करना शुरू कर देंगे। और यूएस में इतने ही डॉलर्स वो चार्ज करना शुरू कर देंगे, और वो चाहे आपकी चीज़ बिके या ना बिके। तो हमारे दोस्त हैं 2-3, उनको पाकिस्तान में लोगों ने कहा, उन्होंने अकाउंट क्रिएट कर लिया वगैरह, तो हर महीने जेब से पैसे जा रहे हैं भाई। और बिकता बिकाता तो कुछ है नहीं। क्यों क्यों नहीं बिकता? दुनिया बेच रही है तो आप क्यों? इसलिए नहीं बेच रही कि ना आपके पास प्रोडक्ट है, ना आपको लिस्टिंग करना आ रही है, और ना ही आप उसको सही से हैंडल करें, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आप यूके में रहते हैं, आप अपनी जॉब में मसरूफ़ हैं। अब आपको यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत है, जो इस चीज़ में एक्सपर्ट हो, जो आपकी प्रोडक्ट को लिस्ट करे और उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके ऊपर लेकर के आए। अच्छा, इसमें अब यहाँ पे जो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर और लोग कोर्सेज़ करा करके और 2 नंबरी करके लोगों को अकाउंट खुलवा रहे थे, वो ये कहते हैं कि जी जब आप कोर्स करने जाते हैं बताते नहीं, बाद में कहते हैं आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें, हम इन्वेस्टर दे देंगे। इन्वेस्टर उनके पास होता नहीं है, और अगर इन्वेस्टर के वो इतना ही बच रहा होगा तो वो आपसे क्यों इन्वेस्ट करवाएगा? वो खुद क्यों नहीं करेगा? अपने चाचा मामा भतीजे को क्यों नहीं लगाएगा? ठीक है ना? भांजे भतीजों को लगाएगा, औरों को लगाएगा, आपको क्यों लगाएगा? बोलेगा तुम देख लो किस तरह से करेगा। तो ये बड़ा ट्रिकी हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, तो हमने जो विंसन लॉजिस्टिक्स का अभी शुरू किया, वो इसलिए शुरू किया है कि आपने जूते बेचने, फ़र्ज़ किया जूते बेचने, आप बेचें, बेचने के बाद होगा क्या कि आपने वो डायरेक्टली अमेज़न पे नहीं बेचने। आपका अकाउंट बना हुआ है अमेज़न के ऊपर, सब कुछ है। आपने क्या करना है, आपने एफबीएम करना है। वो आपके पास यहाँ वेयरहाउस में आ गई। अब आपने उसको उठा के लिस्ट कर दिया ईबे पे भी, अमेज़न पे भी, क्योंकि अब आपकी कमोडिटी है ना। भाई आपकी चीज़ है, आपने बेचना है, आप 10 जगह बेच सकते हो, ज़रूरी थोड़ी कि आप सिर्फ अमेज़न पे बेचोगे। आप ईबे पे भी बेचोगे, आप उसको और जगहों पे भी बेचोगे। तो इस तरह से क्या होगा कि आप विश पे भी बेचोगे। फिर बहुत सारी दूसरी जो आपको हमने चीज़ सिखानी है, वो सिखानी है बी टू बी। अभी आप कर रहे हैं बी टू सी, ऑनलाइन बी टू सी है, यानी आप एक बिजनेस है और आप एक कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इसके बरक्स अब अगली चीज़ क्या होगी? अगली चीज़ ये होगी कि आप क्या करेंगे कि बी टू बी में जाएंगे। अब वो बी टू बी में कस्टमर को तलाश करना है, तो प्रोडक्ट आपकी रखी हुई है यूके में, आपके अपने कंट्रोल के अंदर है, आपके पास वेयर हाउस की सारी वो है मौजूद है। आपने अब उसके बाद बी टू बी में सेल कर लें, बी टू सी में सेल कर लें, जहाँ सेल हो रही है, चाहे अमेज़न पे सेल हो रही है, चाहे ईबे पे सेल हो रही है वहाँ। अच्छा, अब जब वहाँ से सेल होगी, डायरेक्टली पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी, आपके प्रोडक्ट वहाँ से जाएगी। तो बहुत सारे लोग इस वक्त ये परेशान है कि अगर हमने अमेज़न का अकाउंट खोल भी लिया तो हम क्या करें? तो उसका ये तरीक़ेकार हमने तोड़ निकाल लिया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस तरफ कि हमने जो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, वो बेसिकली ये था कि क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे कहा था कि कुछ कंपैरिज़न बता दीजिएगा अमेज़न का, क्योंकि अमेज़न के ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त लोग फ़ोकस कर रहे हैं। और बहुत खुशियाँ मनाई गई पाकिस्तान के अंदर, एक सर्कल के अंदर, डिजिटल सर्कल के अंदर, कि भाई पाकिस्तान में अमेज़न आ गया। तो देखो पाकिस्तान में अमेज़न आ गया, उसकी सबसे मुझे जो खुशी ये हुई कि जो बहुत सारे लोग 2 नंबरी के ज़रिए से काम कर रहे थे, वो सारे के सारे उनके धंधे पानी बंद हो गए या कम हो गए, क्योंकि अब वो ना अपने ये क्या नाम है अपना, जो आपके पास आईपी एड्रेस को चेंज करने के लिए सॉफ्टवेयर दे सकते हैं पर मंथ का, ना अब वो अपने वर्चुअल ऑफिसेस क्रिएट करवा करके लोगों के वो कर सकते हैं, और ना ही वो मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ किस्म के कमीशन ले सकते हैं। अब हर शख्स जिसको पता होगा वो अपने तौर पे खुद करेगा और एक ट्रांसपेरेंट चीज़ हो जाएगी। तो मेरी खुशी इस चीज़ के ऊपर है। अब स्किल आप लोगों ने हासिल करनी है, स्किल हासिल हो जाएगी तो फिर आप प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर देंगे। तीसरी बात, प्रोडक्ट सारी बिकती हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं, जूते भी बिकते हैं, कपड़े भी बिकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी बिकता है और सारी चीज़ें बिकती हैं। मैं तुम लोगों को अभी दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सेल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये किया कि जो चीज़ें मैं सेल कर रहा था वो मैंने अपने स्टूडेंट्स को दे दी। मैंने कहा भाई अब तुम लोग सेल करो,
ताकि तुम लोगों की प्रैक्टिस हो जाए और तुम्हें पता रहे और तुम इस चीज़ को समझते हो। तो मेरी प्रोडक्ट्स अब मेरे स्टूडेंट सेल कर रहे होते हैं, जो भी होते हैं मैं उनको दे देता हूँ और वो उसको लिस्टिंग करके सेल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं लिस्टिंग करने के लिए। मैंने एक प्रोडक्ट लिस्ट कर ली और मैं उससे पहले देखना चाहता हूँ कि वो कितनी बिकती है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैं लिस्टिंग बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आऊँगा इस तरफ कि उसको हमने सर्च किस तरह करना होता है कि उसके सेल वॉल्यूम क्या है, वो रुकेगी तो नहीं, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, वो हमें मिलती कहाँ से, वो सारी चीज़ें। तो हम सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, एक प्रोडक्ट है जो कि मैं बहुत अरसे से सेल कर रहा हूँ। तो मैंने दूसरा अकाउंट ये क्रिएट किया, इसमें मैंने अभी तक उसको लिस्ट नहीं किया था। हाँ जी, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। इसमें हम आते हैं RTV रबर मोल्ड। ठीक, हम आ गए RTV रबर मोल्ड पे। अब ये RTV रबर मोल्ड, ये जनाब इसने लिखा है कि जी ये 8 पाउंड से 8.5 पाउंड से 39.5 पाउंड तक जा रहा है। चलिए जी, इसे ओपन कर लेते हैं हम। हमने ओपन कर लिया। अब ये 188 यूनिट्स ये सेल कर चुका है। ठीक, अच्छा जी। और इस शख्स के जो कि रेजन कलर के नाम से इसने अपनी आईडी बनाई हुई है, तो ये बिजनेस है, बिजनेस कर रहा है अपना। तो इसने 7,993 के करीब इसके पास फीडबैक्स हैं। इसका मतलब ये कि ये एक इस्टेब्लिश सेलर है। अच्छा, तो गुड हो गया। अगर इस्टेब्लिश सेलर है और एक चीज़ बेच रहा है और अच्छे पैसे कमा रहा है, तो इसका मतलब ये से जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा वो बिकती होगी जब भी उसने लगाया। अगर एक आदमी होता है ना जिसके पास 2 या 3, 5, 10, 15, 20 के करीब ही खाली रिव्यूज़ आए होते, तो हम उसको कहते हैं कि नहीं, ये अभी इमैच्योर है, इसको फॉलो करना बेकार है। एक आदमी है, उसकी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं, तो आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन एक आदमी है जो सक्सेस स्टोरी है, तो आप उसको फॉलो करेंगे। आप क्यों बड़े-बड़े लोगों की कहानियाँ पढ़ते हैं कि उन्होंने कैसे ज़िंदगी में सक्सेस हासिल की और फिर वो किस तरह से आपके लिए मशाल राह बनती है। यू फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ दोज़ हू आर सक्सेसफुल, यू डोंट फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ दोज़ हू आर नॉट सक्सेसफुल। जो लोग सक्सेसफुल नहीं होते, उनकी गलतियों से हम फ़ायदा उठाते हैं और अपने आप को उन गलतियों से बचाते हैं। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, हम उनके स्टेप्स को फॉलो करते हैं और अपने आप को सक्सेस स्टोरी पे लेकर के आते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कि किस शख्स से क्या, जैसे हमारे अम्मार भाई हैं, तो अम्मार भाई ने जो एयरपोर्ट के ऊपर जितने भी FIA के सारे जो सिस्टम्स लगे हुए हैं, वो सारे इनके उसके हाथ के लगे हुए हैं। इन्होंने पूरा प्लान किया, सारा कुछ किया। तो अगर ये किसी चीज़ को गाइड करते हैं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मौजूद है। तो उस एक्सपीरियंस का हमें फ़ायदा होता है। तो हम उस एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हैं और अपनी लाइफ को आसान करते हैं। तो इसी तरह से हमें ये देखना होता है कि जिसको हम सेल करने जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट वो शख्स सेल कर रहा है, और ये टॉप पर आई थी ना प्रोडक्ट, मैं पीछे चला जाता हूँ दोबारा। अब देखो यहाँ पर ये सबसे टॉप पर आई थी प्रोडक्ट, तो इस शख्स की, तो मैंने इसीलिए इसको ओपन किया दोबारा। तो ये था कि ये ईबे प्रीमियम सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। ठीक, ये हो गया। अब हमने देखा कि इसकी फीडबैक क्या है, इसकी 99.3% फीडबैक है। ठीक, ये हो गया, गुड हो गया भाई, 99.3% फीडबैक है, ये भी सही हो गया। हमने इसको ओपन किया कि हमने देखा कि ये बिकता कितना है ये आइटम। ठीक, आ गए। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और तुम लोग नोट कर लो, क्योंकि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये समझने के लिए होती हैं। जब आप किसी के साथ काम करेंगे, किसी के वर्चुअल असिस्टेंट बनेंगे, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई ये कौन सी चीज़ें किस तरफ आती हैं। यहाँ इसमें एक इसने जो ना फायर का अलार्म बनाया, यानी हॉट सेल का मतलब 5 सोल्ड इन 24 आवर्स, 24 घंटे में 5 बिक चुके हैं। ठीक है, जो हो गया। हम आ गए, ये लीजिए, हमने खोल दिया इसको। हमने खोला इसको, तो इसने अब हमने देखना शुरू किया कि 26 मई को, यानी आज के दिन सुबह से अब तक 2 बिक चुके हैं। 25 मई को इसने कितने बेचे हैं? 25 मई यहाँ से शुरू हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बेच चुका है ये 25 मई को, जिसमें इसने 2 kg बेचा है 39.95 पाउंड्स का, फिर 1 kg और इसने हाफ kg भी बेचे हैं, 500 ग्राम के बेचे। तो ये 8 इसने भेजे हैं 24 तारीख को। अब फिर 24 तारीख को इसने कितने बेचे हैं? इसने 3, 4, 5, तो डेली के, अब ये 23 तारीख को इसने कितने बेचे? 23 यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अच्छा 8 पीस, तो एवरेज 7-8 पीस यूनिट ये बेच रहा है। ठीक, अच्छा, ये RTV रबर मोल्ड आपका कितने का है, ये भी हम देख लेते हैं, और इसको कितने पैसे इस पर बच रहा हूँ। तो हम RTV रबर मोल्ड सेल करते हैं, हमें पता है हम सेल कर रहे हैं। ये मैंने अपनी पिछली क्लास के एक स्टूडेंट है, रिजवान अल्लाह नाम है उसका, और उसको मैंने दे दी और उसने बेचना शुरू कर दी, और उसने टोटल इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट की वो की
100 पाउंड की, जो कि तकरीबन कोई 21,000 का बनती है। अब तक उसके 8 पीस बिक चुके और वो बेच रहे, और वो पीछे कंटिन्यूसली बिकते चले जा रहे हैं। और हम क्योंकि उसमें उसको अच्छा हम दिखाते हैं भी वो कैसे बिक रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और वो रेगुलर सेलिंग आइटम है। अब अगर उसको एक प्रोडक्ट के ऊपर 2 पाउंड बचते हैं तो कितने बचते हैं? 400 रुपये बचते हैं। 10 पीस बिके तो वो 4,000 रुपये बचते हैं। तो अब ये एक प्रोडक्ट है, महीने अगर एक दिन में ये शख्स 8 पीस बेच रहा है, ठीक, तो अगर दिन में बेच रहा है तो दिन में 4,000 रुपये कमा रहा है। तो ये हमने, ये तो मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ, ये सारे एक्सपेंस निकाल के। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि हमने इसको लिस्ट किस तरह से करना है, और या हम पहले इसी बात को मुकम्मल कर लें कि इसमें हमें प्रॉफिट मार्जिन कितना आता है। मैं यहाँ से साइन आउट होता हूँ, ठीक है, और साइन आउट होकर के मैं साइन इन करता हूँ दोबारा, जो अपना सेलिंग अकाउंट है, जिससे जो मैंने अभी स्टूडेंट्स को दिया है उसको, ये मैंने नया अकाउंट क्रिएट किया है तुम लोगों के लिए, ताकि जब तुम लोग पास हो तो तुम लोगों को एक आईडी चाहिए होगी जिसपे कि तुम लोग अपनी चीज़ें लगा करके वो कर सकोगे, ठीक है ना। ये लगाओगे और प्रैक्टिस करोगे तो कोई ना कोई अकाउंट तो होना चाहिए ना। तो ये मैंने उसके लिए क्रिएट किया, ये मैंने साइन इन कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये आ गया, ये हमारा अपना अकाउंट आ गया जो हमारा सेलिंग अकाउंट है। इस वजह हम आते हैं यहाँ पे इस पर कि जी हमने अब तक यानी क्या क्या चीज़ें सेलिंग अकाउंट में चले गए, सेलिंग की। तो जी हमने अभी इस वक्त यानी इस लास्ट फ्यू डेज़ के अंदर 2,293 पाउंड्स की सेल की। सोल्ड आइटम्स में अगर हम जाएंगे तो अब आप ये देखना शुरू कर देंगे कि ये आ गया फास्ट सिलिकॉन, वहाँ पे भी फास्ट सिलिकॉन सेल ये आ गई, ये अब हमारी सेल हुई है, ठीक है। व्यू ऑर्डर डिटेल्स आ गई। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, हम यहाँ देखते हैं परचेज हिस्ट्री, ठीक, व्यू परचेज हिस्ट्री, ठीक, ये आ गया। अब यहाँ से पता चलता है कि जी आपने ये बेची हैं 14 मई को, 20 मई को, 23 मई को, ठीक। इससे पहले ये आपके पास 24 मई को ये अलग बिक चुके हैं, 3, 4, 5 पीस अलग बिक चुके हैं। अच्छा, अब आप आ जाएं उसके बाद और पीछे, हम आ जाते हैं कि इससे पहले जब हम इसको सेल कर रहे थे तो हमारी क्या पोजीशन थी इसमें, ठीक, और पीछे आ जाते हैं। चल एक सेकंड, ये ले, ठीक है, व्यू परचेज हिस्ट्री भी कह रहा है रीलिस्ट कर लो इसको। अच्छा जी, इससे पहले जब हम सेल कर रहे थे तो हमने फरवरी में 17 फरवरी, 18 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी, 23 फरवरी, 28 फरवरी, यानी विद इन 15 डेज के स्पेन में हमने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पीस बेच दिए, ठीक है। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स जो कि अब ये RTV रबर मोल्ड पाकिस्तान में कोई नहीं जानता क्या चीज़ है, ठीक है। और ये कैसे हमको यानी ये यूके वगैरह में ज़्यादा बिकती है, पाकिस्तान में लोगों के पास, उन लोगों को नॉलेज ही नहीं है उन लोगों को कि ये प्रोडक्ट क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि तुम लोगों की नॉलेज में नहीं होंगी, क्योंकि तुम लोग अभी स्टूडेंट्स हो, तुमने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रियल चीज़ें नहीं देखी, तो तुम्हें पता भी नहीं होगी। तो यहाँ पर आकर के ना आपका हॉराइजन बड़ा हो जाता है कि आपको चीज़ें पता चलना शुरू। तो यहाँ पर हम जैसे लोग आपको गाइड कर सकते हैं कि देखो इस प्रोडक्ट में हाथ डालो, ये प्रोडक्ट सेफ है, सिक्योर है। अब जिस शख्स ने 100 पाउंड के जो है आपने 7-8 आइटम खरीदे थे, उसकी तो 15 दिन 20 दिन के अंदर पैसों की फुल रोलिंग हो गई। पता चला कि जी अगर उसके 20 आइटम बिक गए एक महीने में तो पूरे पैसे ही वापस आ गए उसके। अब हम आते हैं इसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है। इसकी जो कॉस्ट है, मुझे थोड़ा सा अपना वो खोलना पड़ेगा व्हाट्सअप, तो मैं व्हाट्सअप खोल के फिर तुम लोगों को अपना इसकी कॉस्ट दिखाता हूँ जो हमें वहाँ से कॉस्ट आती है चाइना से, ठीक है। एक सेकंड, मैं ज़रा व्हाट्सअप ओपन कर लूँ, अपने व्हाट्सअप ओपन हो जाए यहाँ पे, इट इज कमिंग अप नाउ। ये मुझे पड़ता है $7.2 का, ठीक। जब मैं चाइना से इसको खरीद रहा हूँ जहाँ से, तो $7.2 का मुझे मिलता है। $7.2 का मतलब है 5 पाउंड का, तकरीबन 4 से 5.5 पाउंड का। और जो हमारी इसकी सेलिंग प्राइस है वो क्या है, शाला RTV, शी इज़ द सेलर, ये जो जिससे मैं ये खरीद रहा हूँ, शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी फ्रॉम, हेलो।
अच्छा, ये इससे हम खरीद रहे हैं और ये हमें जो प्राइस दे रही है, मैं प्राइस तुमको दिखा देता हूँ। ये आ गया, देखो ये है आपके पास जो इसने मुझे प्राइस भेजी थी। ये तो खैर इसने वो थे क्या नाम है इसका अपना कि 70 पाउंड पर 1000 kg और 2 CBM मिनिमम 80 पाउंड्स जो क्लियरेंस चार्जेस वगैरह से भेजे थे। मैं इसकी जो प्राइसिंग है तो मैं दिखा देता हूँ। एक सेकेंड। अच्छा जी, इसकी जो प्राइस है ना वो आपके पास है 7.78 पाउंड डॉलर्स, ठीक है। और मैंने इससे $200 200 मंगवाए थे, तो इसने मुझे एक्सचेंज रेट जो है 6.31 RMB दिए। तो जो हमारे पास रेट आ रहा है वो आ रहा है $7.78। अच्छा, ये $7.78 तकरीबन 6 पाउंड के करीब बन जाते हैं। अब ये बिक कितने का रहा है ये भी देख लेते हैं। 6 पाउंड का ये आया। अभी इसके ऊपर सारे टैक्सेस वगैरह लगेंगे, तो तकरीबन कोई आप 30% के करीब जो ना ऐड कर लिया करें, जो भी उसकी कॉस्ट हो 30 से 40% ऐड कर लिया करें। तो अगर $6 का है तो 40% उसके या 50% $3 में, 9 पाउंड से ऊपर नहीं पड़ेगा अगर मैं बहुत ज़्यादा ऐड करूँ तो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, तो US डॉलर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। जितनी ज़्यादा मंगाएंगे उतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि पूरा कंटेनर लेने पे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन फिर वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि कम से कम 1 या 2 CBM हो, ताकि आपकी कॉस्ट कम हो जाए। क्योंकि देखो क्लियरेंस के चार्जेस वही, मैं अगर यहाँ से अगर हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी किसी चीज़ की, मैं यहाँ से फ़र्ज़ किया कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और मुझे जो है ना कोई चीज़ खरीदनी है, एक रेजिस्टेंस खरीदनी है, कुछ खरीदना है और मुझे जाना है उसके लिए कॉलेज रोड पिंडी, तो मेरा पेट्रोल आने जाने का और टाइम उतना ही लगेगा, चाहे मैं 1 खरीदूँ चाहे मैं 10 खरीदूँ, ठीक है। तो इसी तरह से जब क्लियरेंस के ऊपर आता है ना, तो जो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट है वो जो अपने सर्विस चार्जेस लेता है वो उतने ही लेता है जितने वो 200 किलो के लेगा या जितना वो 1 कंटेनर का लेगा, क्योंकि उसका जो टाइम है चार्जेस है वो वही है। क्योंकि ठीक ही हो गया। अच्छा, अब क्या होगा कि क्योंकि उसका जो टाइम लगना है वो उतना ही लगना है, चाहे वो 1 कंटेनर के डॉक्यूमेंट क्लियर कराए हो चाहे 1 पीस के डॉक्यूमेंट क्लियर कराए। तो हमारी जो जो बड़े पैसे वाले का जो फ़ायदा होता है वो होता है बल्क बाइंग के अंदर, ज़्यादा खरीदता है उसको और सस्ता पड़ता है। जो बेचारा गरीब होता है वो कम खरीद रहा होता है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही होती है। अब आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आपको कोई चीज़ चाहिए और आप जाते हो खरीदने के लिए, लेकिन आप 10 पीस नहीं खरीद सकते, 1 पीस खरीद सकते हो, तो आपके दिन का टाइम जो लगा प्लस उसके वजह सब उसके ऊपर वैल्यू ऐड हो जाती है, तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। जो बल्क में बाय कर रहा है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये चीज़ें समझने की, तो हम इसको किस तरह आगे चल के फ्यूचर में कवर करेंगे वो मैं डिस्कस करूँगा। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर, हमने कितने का खरीदा। अगर हमें 9 पाउंड का पड़ा तो हमने कितने का बेचा है। हमने बेचा है जनाब, ये लिखा हुआ है 15.99, लेकिन ये 15.99 नहीं है। क्यों नहीं है, अब आप आ जाए इसके ऊपर। इसके ऊपर हम लेते हैं 4 पाउंड की क्या चीज़, 15.99 का मतलब वो 16 पाउंड। 16 पाउंड के मैं ले रहा हूँ 3.85 पाउंड किस चीज़ के, मैं ले रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में मैं ईबे के पैसे भी निकाल देता हूँ और अपने पैसे भी निकाल रहा हूँ। अब मेरी कॉस्ट कितनी आती है भेजने की, ये चीज़ समझने की। अब यहाँ पर इसके लिए ये चीज़ें तुम लोगों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि तुम लोग अब टेक्निकल उसमें जा रहे हो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है, क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना उसको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम जाते हैं पार्सल टू गो के ऊपर। पार्सल टू गो के ऊपर मैं जा करके मैं उसको कहता हूँ गेट अ कोट। मैंने कोट लिया एक। अब ये कोट लूँगा तो मैं वो मुझसे पूछेगा कि क्या चीज़ और कितनी है। मैंने अपना पोस्ट कोड डाल दिया, मैंने जिसको भेज रहा हूँ उसका पोस्ट कोड डाल दिया, मैंने अपने ही डाल दिए दोनों, ठीक। मैंने लिख दिया 1 kg का कोट है, गेट अ कोट। अब वो जैसे ही खोलेगा ना, अब वो आपको बताएगा कि कितनी कॉस्ट आती है ट्रांसपोर्टेशन की 1 kg के स्टफ की, ठीक किया गया। तो देखो 1 kg का स्टफ 1.95 पाउंड सबसे सस्ता इनपोस्ट भेजता है। उसके बाद 2.2 पाउंड्स, 3.7 पाउंड नेक्स्ट डे डिलीवरी, यानी आज अभी भेजोगे तो हर हाल में कल डिलीवर हो जाएगा, तो वो 3.68 पाउंड है क्योंकि प्रायोरिटी पे चला जाता है। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात हम लोगों को बताता हूँ, आपने 2 डे डिलीवरी दी तो वो 1.95 पाउंड आया, लेकिन 3 डे डिलीवरी लोगे तो वो 2.54 पाउंड होगा। तो बड़ी हैरान कुन बात है कि साला ये तो 1.95 पाउंड दे रहा है 2 डेज की डिलीवरी में, और जो 3 दिन की डिलीवरी दे रहा है जिसको और कम होना चाहिए वो महंगा पड़ गया। क्या वजह है भाई इसकी? भाई 3 डेज की डिलीवरी यानी 3 दिन के बाद डिलीवर होगा तो 2.54 पाउंड ले रहा है, लेकिन वो 2 दिन के बाद दे रहा है तो 1.95 पाउंड दे रहा है, और अगर 1 दिन के बाद दे रहा है नेक्स्ट डे दे रहा है तो 3.68 दे रहा है। अच्छा जी, क्या है ये भी चीज़ समझ में आनी चाहिए, ऐसा क्यों है।
अब आप जितना चलते चले जाएंगे आपको हमेशा यही नजर आएगा कि साला 3 डे डिलीवरी महंगी है और नेक्स्ट डे डिलीवरी महंगी है, मगर 2 डेज डिलीवरी सस्ती है। अब इसका क्या फर्क है मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, जो नेक्स्ट डे डिलीवरी है वो तो महंगी है इसलिए कि वो प्रायोरिटी पे जाती है, उसको अलग प्रोसेस करते हैं। और जैसे कि आपने दी, नॉर्थहैम्पटन से मैंने भेजा लंदन, तो मैं जब दूंगा तो यहाँ से वो पिकअप करेगा, रात ही रात में उसको हर हाल में लंदन ट्रांसपोर्ट होना है, ठीक है। जब रात ही रात में लंदन ट्रांसपोर्ट होगा तो वो प्रायोरिटी पे चला जाता है, तो उसके पैसे ज़्यादा लेते हैं, ठीक। अच्छा, 2 डे डिलीवरी में क्या होता है कि आपने भेज दिया यहाँ से नॉर्थहैम्पटन में, आज वो लेके गया, उसने जाके अपने डिपो में रख दिया। अब वो डिपो के अंदर क्या होगा कि वो शॉर्ट होगा, और जो नेक्स्ट डे उसके बाद अगला जो दिन होगा तो उस दिन की जो लॉरी जा रही होगी उस पर बिक हो जाएगा और उसमें वो चला जाएगा और वहाँ जाकर डिलीवर हो जाएगा। तो एक कॉमन सब चीज़ होगी, इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं है, नॉर्मल है। मगर 3 डे डिलीवरी में महंगा क्यों है भाई? 3 डे डिलीवरी महंगा है, उनको रखना पड़ता है अपने पास एक दिन, यानी उनके रूटीन से हट जाती है चीज़। अब अगर चीज़ मैं एक डेली अपने ऑफिस जाता हूँ और तुमको भी ऑफिस जाने में, तुमको आ जाओ यार बैठ जाओ मेरे साथ गाड़ी में, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर मुझे ये करना हो कि तुम्हें 2 घंटे के बाद लेट जाना हो और मैं तुम्हारा वेट करूँ और 2 घंटे के बाद तुम्हें पिकअप करूँ, तो मैं अपना टाइम तय करूँगा। इसी तरह से 3 डे डिलीवरी के अंदर चीज़ महंगी होती है। तो फिर तुम लोग ये सोच सकते हो कि 3 डे डिलीवरी कोई लेता ही क्यों होगा जब एक चीज़ महंगी भी है। हाँ, उसकी वजह क्या होती है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि चीज़ें आपने भेजनी होती, जो जो जिसने रिसीव करना होता है वो अवेलेबल नहीं होता रिसीव करने के लिए, तो उसको फिर हमें टाइम देना पड़ता है। तो या तो फिर हम इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि जिस दिन वो अवेलेबल हो उस दिन के हिसाब से जाए। तो यहाँ पर जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है हमें समझनी पड़ती हैं। अच्छा, ये अब हो गया इसमें, तो अब आप ये समझें कि मैंने 9 पाउंड का जो ये प्रोडक्ट खरीदा था, ये 20 पाउंड का बेचा था। अच्छा, अब मेरी जो प्राइस, नई प्राइस है वो 22 पाउंड है। अब मैं इतने का नहीं बेच रहा, क्योंकि अगर मैं जाऊँगा ना सेलिंग आइटम्स के ऊपर तो आप देखेंगे अब मैंने प्राइस बढ़ा दी है इसकी। और क्योंकि अब ये मैं नहीं बेच रहा, अब ये जो स्टूडेंट है रिजवानुल्लाह उसका है ये, अब ये वो बेच रहा है क्योंकि मैंने उसको दे दी। देखो, मेरे दस्तरखान पे खाना है, मैं खा चुका हूँ और मुझे भूख भी नहीं है इतनी, लेकिन मेरे साथ लोग हैं, अगर मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये प्रोडक्ट्स अब उसके लिए आती हैं, हम सिर्फ उठा करके भेज देते हैं, उसका प्रॉफिट उसको चला जाता है, ही इज़ हैप्पी हैप्पी। तो ये मैंने मॉडल बनाया है इसलिए कि ये उनकी लिस्टिंग होती है, तो उनको इसका क्या होता है कि उनको बेनिफिट मिलता है। कल को वो ये शो कर सकते हैं कि जी हमारी लिस्टिंग है, हमने लिस्टिंग की हुई है, और वो अपने रेफरेंस लोगों को दे सकते हैं ताकि वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब के लिए रेफरेंस क्रिएट हो सके। अच्छा, अब आप आ जाते हैं, देखिए मैंने अभी अब जो ये चीज़ सेल हो रही है, अब ये उतनी की नहीं हो रही। अब जो मैंने ये वाला आइटम भेजा है, जो कि मैं इसको डिस्पैच कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो ये 1799 का है, और 3.95 पाउंड जो है ना इसका क्या है, 3.9, 4 पाउंड में इसके ले रहा हूँ, 18 पाउंड, 1799 का तो 18 पाउंड हुआ, और ये 3.4 तो 22 पाउंड का बेच रहा हूँ। पहले मैं 20 पाउंड का बेच रहा है। सेकंड, अब यहाँ पे देखोगे पोस्ट टू यूनाइटेड किंगडम, एंटीगुआ, बारबुडा, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, हर जगह मैं पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके चार्जेस मैं नहीं ले रहा, इसके चार्जेस ईबे ले रहा, ग्लोबल शिपिंग के थ्रू ले रहा है। पोस्ट टू मी करके ना तमाम दुनिया भर में मैं भेज रहा हूँ, ठीक, ये हो गया। और जो लोकेशन है वो ये। अच्छा, तो अब हम आज अपनी क्लास को इस जगह के ऊपर एंड करते हैं। जो क्वेश्चन आंसर सेशन लेना है 4 से 5 मिनट है तुम लोगों के पास, तुम लोग पूछ लो, जो चीज़ें समझ में नहीं आए तो उसको फिर कर लेना। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं लिस्टिंग और जो लॉजिस्टिक्स जो हम लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए हेल्प करेंगे। सर, ओवर टू यू, मैंने बहुत बोल दिया। अमर भाई, एनी क्वेश्चन बाय एनीबॉडी? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो यार। जी अच्छा, अंबर। आपने अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी हाँ, अंबर। जी, मेरा नाम फौजिया है, फौजिया यूं। जी जी फौजिया अच्छा, जी। वैसे तो आपने बड़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें जो है ना ये एक्सप्लेन की हैं। अच्छा, एक जो कन्फ्यूजन मुझे आई वो मुझे ये आई कि आपने कहा कि वेयर हाउस में के जो चार्जेस हैं वो मुझे सही तरह से जो है ना वो समझ में नहीं आया। लाइक जब हम अमेज़न में भेजेंगे तो उसके चार्जेस होंगे वहाँ रखने की चीज़ों को। क्या वो चीज़ें हमें पहले से डिस्पैच कर देनी होती हैं? हाँ, अब ये देख लीजिए, देखिए 2 तरीके हैं अमेज़न का जो है ना, इसमें मैं नेक्स्ट जब क्लास होगी उसमें बहुत डिटेल में सारी चीज़ें चार्जेस वगैरह सब समझा दूंगा, लेकिन अभी बता देता हूँ। वहाँ पे 2 तरीकों से सेल होती है, एक कहलाती है FBM और एक कहलाती है FBA। FBM का मतलब ये होता है कि फुलफिल बाय मर्चेंट। जैसे आप मर्चेंट हैं, आपने प्रोडक्ट अपनी सेल की, आपकी प्रोडक्ट बिक गई, उसके पैसे अमेज़न के पास चले गए, अमेज़न आपसे कहेगा आप इसको शिप कर दें।
आप भेज देंगे, कस्टमर को रिसीव होगा, अमेजोन आपको पैसे दे देगा। ये है फुलफिल बाय मर्चेंट। अगर आप करती हैं FBA का मतलब है फुलफिल बाय अमेजोन। तो आप क्या करते हैं, फर्ज किया आपने, मैंने एक एग्जांपल दी थी जूतों की, उसको ही सामने रखते हैं। आपने 1000 जूतों के जोड़े अमेजोन को भिजवा दिए। अब उसने बेचना शुरू किया। अब वो क्या करेगा कि फौरी तौर के ऊपर जैसे ही ऑर्डर आएगा अपने पास से ही वो भेज देगा। अब वो आपके जूते जो वहाँ रखेगा तो उसके चार्जेस लेगा आपसे, कि आपने उसके वेयर हाउस में अपनी चीज़ रखी है, उसके चार्जेस लेगा आपसे। वो चार्जेस लेगा अगर आप पाकिस्तान से भेज रहे हैं तो जो शिपिंग कॉस्ट आ रही है, जो क्लियरेंस की कॉस्ट आ रही है, वो पैसे लेगा। और फिर वो आपसे जब भेजेगा, फुलफिल करेगा, तो आपसे ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी लेगा। अच्छा, अगर प्राइम मेंबर है तो वो डबल पैसे लेगा आपसे। तो आप नॉर्मली अपने जहन में ये रख लें कि जो अमेजोन है वो तकरीबन 40% ऑफ द टोटल प्राइस लेता है। अगर 100 रुपए की चीज़ है तो 40 रुपए वो प्रॉफिट लेगा उसके ऊपर अपना। वो उसके अंदर वो सारी चीज़ें डाल देते हैं। अच्छा, और अगर खुदा न खास्ता आपकी चीज़ नहीं बिकी तो वो आपसे चार्जेस डिडक्ट करके आपकी चीज़ को रिटर्न करने के लिए आपसे कहेगा कि आप बताइए कहाँ भेजें। तो ये इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जी वो उसके अमेजोन के पैकेजेस बिक रहे होते हैं कि जी अमेजोन पे केवल वो कहते हैं फिर, अब जैसे कि अब तुम्हारे फर्ज के तुमने जूते भेजे, उसकी कीमत 2 लाख रुपए है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और 2 लाख रुपए उनका बिल बन चुका है। अब उसके बाद वो आप उनको 2 लाख रुपए दें, फिर आप 1 लाख रुपए दें वापस मंगाने के, तो आप कहेंगे इससे बेहतर है भाई भाड़ में जाए, वो 1 लाख बच जाए हमारे, ये अपने 2 लाख रुपए रखें। फिर वो क्या करेंगे, उसको ऑप्शन कर देंगे या वैसे वो कर देंगे, आपका अकाउंट सीज कर देंगे, ये सारी चीज़ें। तो ये इस किस्म की चीज़ें उसमें होती हैं। तो उससे बचाने के लिए हमने कोशिश ये की है कि हम पाकिस्तान में लोगों को प्रॉपर गाइडेंस दें, बजाय इसके कि वो ये करें कि सिर्फ अमेजोन को FBA करें और वहाँ भेजें और उनकी प्रोडक्ट सिर्फ अमेजोन पे बिके। वाई नॉट टू सेंड इट टू अस, जैसे हम अपने आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो वहाँ से फिर आप eBay पे भी बेचेंगे, अमेजोन पे बेचेंगे, Etsy पे बेचेंगे, विश पे बेचेंगे और क्रैगलिस्ट पे बेचेंगे और गमट्री पे बेचेंगे और FB वो अपने फेसबुक मार्केट प्लेस पे बेचेंगे। जिसकी शिपमेंट जहाँ जानी होगी वहाँ चलेगी। आपका मकसद है पाउंड्स में अर्न करना। आप पैसे अर्न करेंगे पाउंड्स में, क्योंकि आपने अपनी प्राइस को अर्न करना है, वैल्यू ऐड करके। अब वो चाहे अमेजोन के थ्रू बिके, चाहे वो eBay के थ्रू, चाहे गमट्री के थ्रू, चाहे फेसबुक मार्केट प्लेस के किसी के भी थ्रू बिके, पैसे आपके पास फॉरेन एक्सचेंज में आने के लिए, ये मकसद होता है। थैंक यू सो मच। वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। अंजुम अज़ीम बात कर रही हूँ मैं। जी मुझे जी आपसे एक क्वेश्चन करना था कि अभी जैसे आप कह रहे हैं कि आपने एक प्लेटफ़ॉर्म दिया है, अब इस प्लेटफ़ॉर्म पे हमें अमेज़न की तरह वेयरहाउस में चीज़ नहीं भेजनी पड़ेगी। हमारी प्रोडक्ट हमारे पास रहेगी और हम आपको सिर्फ़ उसका प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे और आपकी उसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट वो उसके ऊपर चली जाएगी वेबसाइट्स पर, जैसे अमेज़न है या ईबे है या विश है। तो हमें जो अभी जैसे अमेज़न का वेयरहाउस है, उस इसमें वेयरहाउस में नहीं भेजना पड़ेगा हमें और वेयरहाउस चार्जेस से हम बच जाएँगे। बिल्कुल सही है, ऐसे ही। अब इसमें तुम्हें 2 बातें बता देता हूँ अंजुम। ये सबसे पहले समझो कि FBM का मतलब ये होता है फुलफिल बाय मर्चेंट। आपको कहीं किसी चीज़ को कुछ भी नहीं भेजना। आप पाकिस्तान में हैं, आप बेबी गारमेंट्स बनाती हैं, आपने अपने अमेज़न पे लगा दिए, आपकी अमेज़न पे प्रोडक्ट बिक गई। अब प्रोडक्ट बिकने के बाद आप क्या करेंगी कि आप उसको डिस्पैच, आपको अमेज़न आपको बता देगा कि जी आपकी चीज़ बिक गई है, आप इसको भेज दीजिए कस्टमर को। आप उसी वक़्त क्या करेंगी कि DHL से या किसी भी और दूसरे इदारे से जो भी आपकी शिपिंग कंपनी होगी उसको आप देंगी कि भाई ये एड्रेस है और ये जो है ना सूट डिलीवर करना है। अब वो क्या करेगा, वो डिलीवर कर देगा। इस वक़्त पाकिस्तान से बहुत सारी कंपनियाँ इस तरह से काम कर रही हैं, जिसके अंदर ये आपके पास गुल अहमद वगैरह ये सारे के सारे अपने कपड़े जो भेज रहे हैं, तो जो पाकिस्तानी कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी है, वो लेती है उनसे कपड़े। तो वो क्या होता है कि वो भेज देते हैं, वो DHL वगैरह से भेज रहे हैं। अच्छा, और ये आप बिल्कुल कर सकती हैं, इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसमें आपकी कॉस्ट सबसे कम आती है। आपने कतई तौर पे कोशिश ये करनी है कि अमेज़न के जो प्रोफ़ेशनल सेलर है उसमें नहीं आने। आप अभी पर्सनल सेलर पे जाएँ, ताकि आपको एक जो इनिशियल कॉस्ट है ना, बहुत सारे लोगों को जो पीछे और लोग कोर्स करवा रहे थे, उन्होंने पहले से कमर्शियल उसमें ले आकर के 40 पाउंड पर मंथ के हिसाब से पे करवाना शुरू कर दिए।
अमेजोन का क्या जाता है, वो तो खुश है, उसके पास तो पैसे आ रहे हैं। अब चाहे प्रोडक्ट आपके बिके या ना बिके, उससे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा, यहाँ पर आप जब आप जाते हैं प्रोफेशनल सेलर के तौर पे नहीं जाते, बल्कि आप इंडिविजुअल लिस्टिंग करते हैं, वो आपसे चार्जेस लेता है और वो आप उसको चार्जेस देते हैं, ना आपको शिपिंग कॉस्ट देनी पड़ती है ना कुछ। लेकिन FBA ये चाहता है कि आप उसकी सर्विसेज यूज़ करें, ताकि वो अपने कस्टमर को जल्दी से प्रोडक्ट डिलीवर कर दे और उसका नाम ऊपर रहे, और उसमें पैसे भी ज़्यादा कमा रहे होते हैं। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहली कोशिश ये करें कि आप अपनी प्रोडक्ट को खुद अपने पास रखें, अमेजोन पे जब बिक जाए तब सेल करें। मगर इसमें एक प्रॉब्लम आती है, अब 20 पाउंड के आइटम है और 15 पाउंड की शिपिंग कॉस्ट आ रही है, यानी एक जो DHL अगर यूके पाकिस्तान से DHL भेजोगे यूके, तो क्या होगा, वो आपसे 3 साढ़े 3 4 हज़ार रुपये ले लेगा, तो आपको तो कुछ बचेगा ही नहीं। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे? अब यहाँ पर जो तरीक़ेकार है, वो तरीक़ेकार ये है कि आप ये करें कि जैसे आपने कपड़े बना दिए, सब कुछ कर दिया, अब आपको वहाँ वेयर हाउस में भेजने की ज़रूरत नहीं, आप हमारे वेयर हाउस में भिजवा दें, हम आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं उस वक्त तक जब तक आपकी चीज़ नहीं बिकेगी। आपको वापस चाहिए, आप वापस मंगवा लें। अच्छा, अब चीज़ बिक गई, तो क्योंकि अब आपने 20 किलो का आपने पैक बनाया था, तो 20 किलो का पैक जो है वो आता है 18,000 रुपये में, यानी पर केजी आपके पास तकरीबन 800-900 रुपये कॉस्ट आ जाती है। उससे भी कम हो सकती है अगर आप शिप के थ्रू भेजें। मैं फिर उसकी डिटेल और बता दूंगा कि, और अगर बाय सी आ रहा है तो वो आती है 100 रुपये कॉस्ट, 90 रुपये कॉस्ट आती है। बाय एयर भी कॉस्ट कम आती है, वो मैं सारी डिटेल बता दूंगा। लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, बुक करवा देते हैं, अपना पूरा का पूरा लोड 100 केजी का लोड बुक कराते हैं, सस्ता आता है। तो अगर आपकी 100 रुपये की कॉस्ट आ रही है प्रोडक्ट को भेजने की, जो कि जब यहाँ वेयर हाउस में रखा है तो 2 पाउंड आपके लगेंगे डिलीवरी के, तो आपका 300 रुपये में काम हो जाएगा, और आप जो चीज़ 4,000 रुपये की बेचते हैं, उसमें 300 से 400 रुपये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक कॉस्ट लगेगी, जो सारी बचत आपके पास है। वरना आप DHL से भेजेंगे तो एक ही दफ़ा में सारा प्रॉफिट तो DHL और अमेजोन खा जाएगा, आपको क्या बचेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है इस तरह से काम नहीं हो रहा है। मेरे पास, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, शो करूँगा Etsy पे हमने 200 पाउंड्स तक की जैकेट्स बेची, 200-300 पाउंड के सूट्स और जैकेट्स बेची। अच्छा, उसके अंदर क्या है, और 99 पाउंड तो मिनिमम बेचते हैं ना उसमें हम, 99 में बाइकर्स जैकेट बेची, वो 3,000 रुपये की पड़ी पाकिस्तान में, तो 20,000 रुपये की वो बिकी। अब उसके अंदर हमारे पास इतना मार्जिन होता है कि हम 3,000 साढ़े 3,000 रुपये DHL को दे दें और वो वहाँ से बैठ के डिलीवरी करा दें, क्योंकि हम उसको कॉस्ट इफेक्टिव है। मगर अब हमने क्या किया कि हमने इसमें है फास्ट सेलिंग आइटम्स जो है ना उनको करिए। तो सबसे पहले ये देखो, जो कुछ तुम बना रहे हो फास्ट सेलिंग है भी या नहीं, तुम्हारी सिक्योर इन्वेस्टमेंट कितनी है। मसलन जैसे जिस बच्चे को मैंने रिजवानुल्लाह को दिया था, वो CIT का एक मेंबर था, तो उसको मैंने ये दिया, तो वो कह रहा है सर ये तो बड़ी सस्ती प्रोडक्ट है। ये मैंने कहा भाई बात ये कि तुम्हें चाहिए ये कि तुम्हारे पास प्रॉफिट आए, चाहे कम आए चाहे ज़्यादा आए, प्रॉफिट आए और तुम्हारी चीज़ कभी फंसे नहीं। अब एक आइटम है डेली जो है 10 पीस बिकते हैं, एक आदमी के 20, दूसरे के 30, दूसरे के, मैंने तुम्हें खुद अपनी सेल दिखा दी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर सारी चीज़ें बिक गई, उसके बाकी सारा माल भी बिकता है। तो जब इतना सारा माल बिक रहा होता है तो हमको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, तो हम हैप्पी होते कि इन्वेस्टमेंट फंसेगी नहीं। तो तुमने पैसे कमाने हैं तो तुमने क्या करना है कि प्रोडक्ट को सिलेक्ट इस तरह से करना है कि जो बिके, फंसे नहीं, और अगर सेल स्लो भी हो रही है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन आता रहे, और जब आप चाहें एग्जिट लेना आप एग्जिट ले लें कि ठीक है जी अब एग्जिट लेना है, आप ले, माल बिक गया, खत्म हुआ, पैसे वापस आ गए, अल्लाह खैर से। तो ये तरीके कार होते हैं। एनीबडी एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? तो अच्छा, मेरे ख्याल है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास का जो सब्जेक्ट है, मैं डॉक्टर साहब एक भी लेना चाहूंगा आपसे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, साथियों आपने डॉक्टर साहब का 1 घंटे का लेक्चर सुना। डॉक्टर साहब इसमें मेजॉरिटी लोग वो है जो सुबह भी होते हैं हमारे साथ स्कूल क्लास के अंदर, और हम सबको यही कह रहे हैं कि हमने डॉक्टर साहब का जो प्रोग्राम है बच्चों स्टूडेंट का, इसको पाकिस्तान में गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुँचाना है। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि ये बड़े लोग गौर से सुन रहे हैं आपकी बात इंशाल्लाह। और जो आपका नेक्स्ट कोहॉर्ट शुरू होना है उसमें मेरी मुकम्मल अल्लाह से दुआ भी है और उम्मीद भी है कि आपको एक अच्छा चंक मिलेगा इसके अंदर। डॉक्टर साहब आपने थोड़ा साथ दिया, मेहनत की, आज ये दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं सुबह 8 बजे RIC की मीटिंग कर रहा होता हूँ और मैं 9 बजे स्कूल प्लस की मीटिंग कर रहा होता हूँ, तो काफ़ी लोग हमारी बात सुन रहे होते हैं। तो अब इंशाल्लाह मैं आपको भी उसमें लाऊंगा। और अगर आप देख रहे हैं तो चूँकि आप मेरी फेसबुक पे भी हैं,
कल हमारा स्मार्ट सिटीज के ऊपर एक बहुत बड़ा इवेंट है, उसमें काफ़ी ग्लोबल चैंपियंस बोल रहे हैं। 5 जून को हम एक इंटरनेशनल इवेंट कर रहे हैं, जो हमारा जो डे है, ग्लोबल डे है हमारा एनवायरनमेंट के हवाले से। तो जो आपको याद होगा, हमने शुरू में एक दूसरे से वादा किया था डिजिटल पाकिस्तान के लिए, वो चीज़ें चल पड़ी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये देख के हैरान हूँ कि किस तो इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। जैसा बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों की बात, तुम में से जो भी शख्स चाहे वो फौरी तौर के ऊपर अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकता है ड्यूरिंग द कोर्स। इसलिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल कोर्स एंड होगा उसके बाद ही आप किसी जगह पहुंचेंगे। तो वो आपने डिजिटल मार्केटिंग की टेक्निक्स वगैरह जो पूछनी है पूछ लेना, समझ देना, और वो फिर हम उसको गाइड कर देंगे, ताकि कोर्स एंड होने तक जब हो तो आपसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मौजूद हो काम करने के लिए। ठीक है अंबर, कोई क्वेश्चन है आपका? यस सर। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो हम लिस्टिंग के लिए आप हमें बताएंगे, उसके लिए हम अकाउंट्स अपने खुद क्रिएट करेंगे या आप अकाउंट्स देंगे? देखो, दो चीज़ें हैं इसमें, मैंने तुम्हें बता दिया कि अमेजोन पे तो अब आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और उसका फ़ायदा वही हो गया कि जितने भी 69 बाज थे और 2 नंबरी करके और लोगों को बेवकूफ़ बना के कोर्सेज बेचे, तो उन सब की तो दुकानें बंद हो गई। इसलिए कि आप अकाउंट खुद खुल सकते हैं। तो आप अमेजोन पे तो अपना अकाउंट खुद खोल लें, कोई मसला नहीं है, उसको प्रूव भी करवा लें। बस ये है कि उसको प्रोफेशनल सेलिंग पे मत जाइएगा, वरना आपके पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कीजिएगा। एक, फिर उसके बाद लिस्टिंग उस पर करनी है, वो भी मैं करवा दूंगा आपको, और प्रोडक्ट्स भी मैं आपको दे दूंगा कि कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो यूके में हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, और आप उनको अमेजोन पे लगा के बेचना शुरू करें एक्सपीरियंस के लिए। और वो जो अगर बिक जाती है तो वो फुलफिल हम कर देंगे यहाँ से। अच्छा, उसकी पेमेंट डायरेक्ट आपके पास पाकिस्तान में आएगी, वो उसमें फिर आप हमें पेमेंट कर देंगे उसकी। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपके लिए। ईबे आपको अलाउ नहीं करता कि आप सेल कर सकें, लेकिन आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बाइंग अकाउंट आप सिर्फ बाय कर सकते हैं। उसकी लिस्टिंग के लिए मैं तुम लोगों को एक ईबे अकाउंट दे दूंगा। जो ईबे अकाउंट मैं तुमको दूंगा, तो उसको आपने टेस्टिंग के लिए कि भाई इस पर लगाना है। जो मैंने एक नया अकाउंट क्रिएट इसलिए किया है कि ताकि जिन लोगों को लिस्टिंग सिखानी है, क्योंकि उसमें HTML की लिस्टिंग होती है, उसमें एक प्रेजेंटेशन बनानी होती है, थीम्स होती है, उसकी अलग अलग क्लासेज हैं, तो वो समझाने के लिए ज़रूरी है कि मैं एक अकाउंट आपको दिखाऊँ, वरना तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। वरना मुँह से बोल देगा तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ पड़ी हैं, आप लोग देख ही सकते हैं उसको। ठीक है, चलें, एनी अदर क्वेश्चन बाय एनीबॉडी? जी सर, मेरा क्वेश्चन है, मैं कायम अब्बास बात कर रहा हूँ सर। अभी मैंने आपका ये जूम मीटिंग इंटर हुआ तो ये ख़त्म होने वाला था, क्योंकि मैं सुन नहीं पाया हूँ। तो क्या इसकी रिकॉर्डिंग लिंक हमें मिल जाएगी जो बाद में हम सुन सकें? जी बिल्कुल, अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है। जैसे ही मैं क्लास ख़त्म करूँगा तो इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा, और उसका लिंक जो है ना वो मैं शेयर कर दूँगा, उस CITV ग्रुप से आपको मिल जाएगा। वरना आप विंसेंट AL का जो चैनल है वो वहाँ से जाके देख सकते हैं, वहाँ पे पिछली भी बहुत सारी क्लासेस की वीडियोज़ वगैरह मौजूद है। तो लॉट ऑफ मटेरियल अवेलेबल, नॉलेज बेस्ड, मगर इस क्लास का आपको मिल जाएगा उसका पैसा। ठीक है? ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है बच्चों, तो लेट्स फिनिश दिस, कि अब क्लास को एंड करते हैं, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वेडनेसडे को मुलाकात होती है। ठीक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी। ओके सर, थैंक यू।